हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 24/7। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या मजेदार करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग का वन शॉट करने वाले हैं, यानी इस पूरे वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंप्लीट करेंगे और ये जो वीडियो है आपके बोर्ड्स प्लस CUET दोनों में ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी या फिर सिंपल इकोनॉमी, है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे इन टू सेक्टर इकोनॉमी, या फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चा किसके बारे में, या फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सिंपल या क्लोज इकोनॉमी के बारे में, सिंपल और क्लोज इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, अच्छा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का फ्लो कैसे होगा इकोनॉमी में, सर्कुलर वे में होगा, यानी एक का इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होगी। अच्छा, किस तरह से होगी, दो सेक्टर कौन कौन से लेने, एक तो हाउस होल्ड लेना है, दूसरा लेना है फर्म। अब हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं कंज्यूमर। ठीक है, जिस तरह भी कस्टमर्स हैं जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं, वो सब के सब किस में आते हैं, हाउस होल्ड में आते हैं। फर्म क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, और इन्हीं गुड्स और सर्विसेज को कौन परचेज करता है, हाउस होल्ड परचेज करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये हमें पता है कि मैम टू सेक्टर लेने, हमें फर्म और हाउस होल्ड लेना। ठीक है, दूसरा क्या हमें चीज ध्यान रखनी है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिन फैक्टर्स की जरूरत होती है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये प्रोवाइड कौन कराएगा इकोनॉमी में, ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट हाउस होल्ड, यानी जो फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की जरूरत होती है, ये कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, और फर्म इनका यूज करता है गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, और बदले में इनको पेमेंट करता है, जिसको हम लोग फैक्टर पेमेंट कहते हैं, है ना। पेमेंट कैसे करेगा, लैंड के बदले में रेंट पे करता है, लेबर्स के बदले में वेजेस पे करता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे करता है, एंड एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट पे किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, आई होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से काम करता है। हाउस होल्ड सेक्टर आपको दिख रहा होगा, फर्म दिख रही होगी, है ना। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है फैक्टर सर्विसेज देता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज देता है, किसको, फर्म को, है ना। तो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो कहां से कहां तक जाता है, हाउस होल्ड टू फर्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, बदले में फर्म क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है, लैंड के बदले में रेंट देगी, लेबर के बदले में वेजेस देगी, प्रॉफिट के बदले में सॉरी कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देगी, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगी, यानी इनकम किसकी हुई, इनकम हुई है स्टूडेंट हाउस होल्ड की। ठीक है, आई होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, अब हाउस होल्ड को इनकम हुई, अब इस इनकम से वो क्या करेंगे, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, यानी गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे। अब गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, फर्म मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, अब हाउस होल्ड क्या करेगा, गुड्स और सर्विसेज का खरीदेगा। तो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है फर्म टू हाउस होल्ड की तरफ, यानी हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है फर्म से, बदले में पेमेंट भी तो करेगा। हम लोग कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, फ्री में तो लाते नहीं है, बदले में पेमेंट करना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर में जो लोग रहते हैं वो क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज के बदले में पेमेंट करेंगे, जिसको हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो स्टूडेंट, फर्म का एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड की इनकम है, और हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर क्या होगा, फर्म की इनकम होगा। इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, कोई भी सेविंग नहीं होगी यहाँ पे, है ना, नो सेविंग, कोई भी सेविंग नहीं होगी। इसके साथ साथ टोटल कंजप्शन हो जाएगा, यानी फर्म जो भी प्रोड्यूस करेगी वो सारा का सारा हाउस होल्ड कंज्यूम कर लेगा। आई होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग दो तरह के फ्लो देखेंगे, है ना, टू टाइप्स के फ्लो हैं, टू टाइप के फ्लो है। अच्छा, टू टाइप के फ्लो कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारा है स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा होगा रियल फ्लो, रियल फ्लो, है ना, रियल फ्लो है, इसको हम लोग यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं अपन, रियल फ्लो, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है ना, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है,
फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जो भी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हुआ है वो सारा फिजिकल फ्लो है। नेक्स्ट है बच्चा आपका नॉमिनल फ्लो, सॉरी नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो, है ना, इसको नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो भी कहेंगे, जिसमें गुड्स और फर्म और हाउस होल्ड के बीच में मनी का फ्लो हुआ हो, है ना, मनी का फ्लो हुआ। तो दो तरह के फ्लो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा। यही हमारा हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो साइकिल्स होती हैं, है ना, जनरली 3 टाइप्स की साइकिल होती है। कौन कौन सी साइकिल होती है पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले जनरेशन फेस होता है, यानी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। फर्म गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी फैक्टर सर्विसेज है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का यूज करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसमें क्या होता है, फैक्टर पेमेंट किया जाता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का जो यूज करा है बदले में उनको क्या पे किया जाएगा, रेंट पे किया जाएगा, वेजेस पे की जाएगी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पे किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है डिस्पोजन फेज। डिस्पोजन फेज में क्या होता है कि जो इनकम रिसीव हुई है एक हाउस होल्ड को, है ना, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम रिसीव हुई है, अब गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए उस इनकम का यूज करेगी के लिए अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी इनकम को डिस्पोज कर रही है, कंजप्शन कर रही है, गुड्स का कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी इनकम को डिस्पोज कर रही है। ये 3 फेजेस है जो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को बताते हैं, जिसमें लास्ट वाले फेज में फिर से इनकम कहाँ चली जाएगी, फर्म के पास चली जाएगी स्टूडेंट। लास्ट वाले फेज में फिर से इनकम जो है फर्म के पास चली जाएगी। इतना क्लियर है? आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, अपना रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में देते रहो स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी का एक लेमैन की लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहेंगे? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल फ्रंटियर, यानी हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल जो है, यूनियन गवर्नमेंट का जहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल है, वो सारा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया का मैप आपके सामने है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल हमारे जहां पे हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीजें एड ऑन होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो कौन कौन सी चीजें और एड ऑन होगी? आप देखते होंगे जो शिप्स और एयरक्राफ्ट है, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, या फिर जो इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट्स हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है ट्रेवलर्स को ले जाती है, जो ट्रेवल करते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाती है, ले जाती है। इस कंडीशन में वो जो शिप्स या एयरक्राफ्ट है वो कौन सी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? तो इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेंगे। जैसे मान लो कि एक पर्सन है ना, ये एक पर्सन है जिसका नाम है ए, है ना, इसकी एक एयरलाइन की कंपनी है जिसको हम लोग नाम देंगे एयर इंडिया, है ना। इसका क्या है स्टूडेंट? एयर इंडिया है। ये ए नाम का पर्सन है, इसकी एयर इंडिया है, एयर इंडिया। अच्छा, ये कहाँ का रेसिडेंट है? ये इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। इंडिया का ये जो पर्सन है ये इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, अब ये इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, तो इस एयर इंडिया पे इसकी ओनरशिप है ना, ये इसका ओनर है, एयर इंडिया का ओनर है, ये पर्सन ए जो है इसका ओनर है, या फिर इसको ऑपरेट करने वाला भी यही है। अब बच्चा ये एयर इंडिया की जो फ्लाइट है दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, चाहे सिंगापुर में चली जाए, चाहे दुबई चली जाए, चाहे जापान चली जाए, चाहे टोक्यो चली जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगी, क्योंकि इसका ओनर या ऑपरेटर जो है इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, तो ये इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में पार्ट होगी। ठीक है, शिप्स और एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 and more countries is included in a domestic territory of India। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखते होंगे इंटरनेशनल वाटर में बहुत सारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो काम करते हैं, है ना। आप देखते होंगे कि इंटरनेशनल वाटर में बच्चा बहुत सारे ये जो इस तरह के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है वो लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, नेचुरल गैस निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, या फिर कुछ मछुआरे जो होते हैं मछलियां पकड़ने के लिए इंटरनेशनल वाटर में चले जाते हैं। तो इस केस में ये जो मछुआरे हैं या ये जो नेचुरल गैस जो लगे होते हैं निकालने के लिए, ये किस में आएगा, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे? तो इसको जो ऑपरेट करने वाले हैं वो जहां के भी, जिस कंट्री के भी नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, ये उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। जैसे मान लो कि इंडिया के कुछ मछुआरे हैं, वो इंटरनेशनल वाटर में, है ना, इंटरनेशनल वाटर में मछलियां पकड़ने के लिए चले गए,
तो वो इंडिया के क्या है, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, तो वो किस में आएगी, वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, है ना बेटा। तो ये क्या होंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। बट हर कोई पर्सन इंटरनेशनल वाटर में नहीं जा सकता, ऐसा करने के लिए उनको राइट्स लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ओके नेक्स्ट, एम्बेसीज तो आप सभी ने सुना होगा, है ना, कि हर एक कंट्री का अपना फॉरेन कंट्री में एम्बेसीज होती है, जो कि इंडिया से अगर कोई सिटीजन चले जाए या इंडिया के कोई लोग टूरिस्ट वगैरह चले जाए, अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो वो एम्बेसीज में जाके क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंडियन एम्बेसी अगर पाकिस्तान में लोकेटेड है, बांग्लादेश में लोकेटेड है, श्रीलंका में लोकेटेड है, यूएस में लोकेटेड है, या फिर ईरान, इराक, दुबई, कहीं पे भी लोकेटेड है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। ध्यान रखना, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट भी बच्चा डिप्लोमेट्स के लिए बनाई गई बिल्डिंग होती है जहां पे वो ऑफिशियल्स जो है वो काम करते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इंडिया की, दुनिया के किसी भी कोने में अगर ये तीनों इंस्टीट्यूशन है तो वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा ये जो तीन चीजें ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो दुनिया की, जैसे इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ऐसे ही दुनिया की कोई भी एम्बेसी, कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर इंडिया में है ना, अगर इंडिया में है, लाइक जापानी एम्बेसी अगर इंडिया में लोकेटेड है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनओ हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, है ना, IMF हो गया, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। भले ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में लोकेटेड है, पर ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे स्टूडेंट, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेसिडेंट जो है किसी भी कंट्री में, हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट किसको कहेंगे, देखो नॉर्मल रेसिडेंट को आप सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन ही मत समझना, इसमें इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड होते हैं, यानी इंडिविजुअल और जो इंस्टीट्यूशन किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट कब होंगे, जब उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करेगा उस कंट्री के साथ। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से क्या मतलब है मैम, तो देखो दो रीजन है, ठीक है, ये दो चीजों को लाई करता है बेटा यहाँ पे। पहला है कि भाई वो हमारा रेसिडेंट है, वो लाइव होना चाहिए, लिव होना चाहिए बच्चा कहाँ पे, डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया में वो उसकी लिविंग होनी चाहिए। पहली बात तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना चाहिए। दूसरा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहाँ पे कैरी आउट करेगी, इंडिया में कैरी आउट करेगा, यानी इंडिया में ही अर्निंग करेंगे, इंडिया में ही स्पेंड करेंगे, इंडिया में ही एक्यूमुलेशन करेंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही अर्निंग भी करेंगे, स्पेंड भी करेंगे, एक्यूमुलेशन भी करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में लाई कर रहा है बेटा, है ना, तो इस कंडीशन में वो इंडिया के क्या होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट हो गए। अब हमें ध्यान देना है कि किसको इंक्लूड नहीं करना है, नॉर्मल रेसिडेंट में हमें किसको इंक्लूड नहीं करना है स्टूडेंट, है ना, एक सेकेंड। ओके, अब हमें देखना है, तो आप देखते होंगे कि कुछ फॉरेन टूरिस्टर इंडिया में विजिट करते रहते हैं, फॉरेनर्स इंडिया में आते रहते हैं, है ना, जैसे रिक्रिएशन के लिए, हॉलीडेज के लिए, घूमने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया में आते रहते हैं। तो इस केस में देखो, कोई फॉरेन टूरिस्ट या फॉरेन विजिटर्स जो है, इनमें से किसी भी काम के लिए इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में विजिट कर रहे हैं, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं है। जब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे तो वो नॉर्मल रेसिडेंट भी नहीं होंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है, देखो जो एम्बेसीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, है ना, आर्म्ड फोर्स है फॉरेन कंट्रीज के, है ना, अगर हमारी इंडियन कंट्री में आ रहे हैं, इनका फॉरेन स्टाफ है इंडिया में आ रहा है, तो ये भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में, वैसे तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी में आ रहे हैं, बट ये अपने पर्पस के लिए आ रहे हैं, तो ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO, WHO, है ना, ये भी हमारे क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। जब ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। इसमें जो एम्प्लॉयज हैं, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स या सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टे इज अ लेस देन 1 ईयर।
क्रू मेंबर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, उसमें जो स्टाफ होता है ना, उनको क्रू मेंबर्स कहते हैं, है ना। जो फॉरेन विसल्स जो होती हैं, वो जो फॉरेन की शिप्स जो होती हैं, अगर उसके जो क्रू मेंबर्स हैं या जो कॉमर्शियल ट्रेवलर्स हैं जो इंडिया और दूसरी कंट्रीज में कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहे हैं, या जो सीजनल वर्कर्स हैं, अगर वो इंडिया में 1 साल से कम रहे हैं, है ना, 1 साल से कम रहे हैं, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। बट अगर मोर देन 1 ईयर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर से इंडिया में है ना, तो वो इंडिया के क्या होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। जैसे मान लो कि कोई जापानी है, इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है, और इंडिया में ही क्या कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, इंडिया में ही अर्निंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा, है ना। पहली तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, दूसरा है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ लाई कर रहा है, इंडिया में ही लाई कर रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा चलो, इसका एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक और बता देती हूँ आपको। एक जापानी है, वो जापानी एम्बेसी में काम कर रहा है इंडिया में, है ना, इंडिया में जापानी एम्बेसी लोकेटेड है, कोई जापानी है वो इंडिया में काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा, नहीं। मैं पहली बात, जापानी एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। दूसरा, उसका इनकम का एक्यूमुलेशन, उसका इनकम को अर्निंग, उसकी स्पेंडिंग कहाँ हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान में हो रही है, तो दोनों ही चीजें यहाँ पे लाई नहीं कर रही है, तो वो हमारी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है बॉर्डर वर्कर्स, ठीक है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं, जैसे इंडिया और बांग्लादेश, है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, या इंडिया और पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। तो अगर कोई बांग्लादेशी पर्सन, है ना, कोई ऑफिसर्स जो है बांग्लादेश का, वो इंडिया आता रहता है कंटिन्यूसली, रूटीन बेसिस पे क्या करता रहता है कि वो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करता रहता है, तो इस केस में मैम वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। ये 6 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन इंक्लूड नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट दोनों ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, इनमें से सबसे ज्यादा एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों टाइम से रिलेटेड है। स्टॉक कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, किसी भी वेरिएबल को अगर हम मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर किसी भी पॉइंट को मेजर करते हैं, किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं, सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी वेरिएबल को अगर मेजर कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम में, है ना, लाइक 1 ईयर, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, है ना, 12 मंथ, अगर इस तरह का कोई पीरियड ऑफ टाइम है, सो वो दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है स्टॉक डज नॉट हैव अ टाइम डिमिनिशिंग अटैच विद इट। स्टॉक के साथ कोई टाइम डिमिनिशिंग अटैच नहीं रहती, जैसे जैसे जो चीज है वो चीज है। वही फ्लो के साथ अभी मैंने आपको बताया है, जैसे 1 वीक हो गया, है ना, 1 ईयर हो गया, 1 डे हो गया, इस तरह के अगर कॉन्सेप्ट अटैच है तो दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये स्टैटिक इन नेचर होते हैं, यानी ये बार बार चेंज नहीं होते, एक बार जो चीज है वो चीज है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 o'clock पे आपके अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो ये जो चीज है वो चीज होगी, इसमें चेंजेस नहीं आएगा। वही मैं कहूँ कि आपके 1 ईयर में आपके अकाउंट का बैलेंस में कितने चेंजेस आए हैं, तो ये क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है। फ्लो जो होता है वो डायनेमिक होता है, और स्टॉक जो होता है वो स्टैटिक इन नेचर होता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल्स देख लो, बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, वेल्थ और पॉपुलेशन इसके एग्जाम्पल्स हैं। वही फ्लो कॉन्सेप्ट के कैपिटल फॉर्मेशन, इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रिसिएशन। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में और बताने हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी आप बताते रहो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, अच्छा ये बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट, इज अ पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। फाइनल प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है स्टूडेंट, अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, शॉपिंग आप सभी करते होंगे बेटा, अच्छा अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं घर के लिए, चाय चीनी हो गई, या आप शर्ट खरीदते हो अपने लिए, टी शर्ट खरीदते हो, है ना, शूज वगैरह खरीदते हो, घर के लिए टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, इनमें हम लोग कोई फर्दर प्रोसेस नहीं करते। फर्दर प्रोसेस का मतलब है कि इनमें हम लोग प्रोसेस करके कोई नई चीज नहीं बना रहे, है ना, इनको लेके आते हैं और हम लोग यूज करते हैं, यानी रेडी टू कंजप्शन करते हैं इनका। ये क्या होते हैं, रेडी टू कंजप्शन के लिए काम आते हैं, रेडी टू यूज, रेडी टू कंज्यूम करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गए, फाइनल गुड्स हो गए। फाइनल गुड्स आर दोज गुड विच इज नॉट रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग, ऐसे गुड्स जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं, सारे फाइनल गुड्स। ठीक है, अच्छा सिर्फ फाइनल गुड्स को हाउस होल्ड ही यूज कर सकता है क्या, देखो एक तो हाउस होल्ड यूज करते हैं, यानी जो कस्टमर्स होते हैं वो इन गुड्स का यूज करते हैं, और बच्चा जो फर्म्स होती है वो भी इन गुड्स का यूज करती है ना।
अब देखो हाउस होल्ड अगर कुछ भी लेके आते हैं, जो कस्टमर है अपने घर के लिए अपने खुद के यूज के लिए कोई भी गुड्स लेके आते हैं, वो सारे हाउस होल्ड गुड्स हैं, है ना, वो सारे फाइनल गुड्स हैं। फर्म अगर कोई भी गुड्स लाती है ना, जैसे कोई मशीनरी लेके आ गई, है ना, कोई मशीनरी लेके आ गई, इस तरह के कोई गुड्स लेके आती है, तो वो किस में आ जाएंगे, वो भी फाइनल गुड्स में आएंगे। अब इस मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट्स का यूज क्या होता है, किसी और गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं। तो इस केस में ये जो गुड्स हो गए वो क्या होंगे, कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स का ही एक टाइप है कैपिटल गुड्स बेटा, ठीक है, ओके। अब देखो टाइप ऑफ फाइनल गुड्स में 2 टाइप के हैं। कंज्यूमर गुड्स, जो कौन खरीदता है, हाउस होल्ड खरीदता है। हम सब लोग जो भी अपने घर के लिए जितनी भी चीजें लाते हैं, अपने लिए पर्सनल यूज के लिए जो भी चीजें लाते हैं, वो सारी क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल गुड्स, जो फर्म कोई गुड्स को खरीदती है, लाइक मशीनरीज है ना, इक्विपमेंट्स, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, मेन इनका पर्पस क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पस है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या कैपिटल क्रिएशन पर्पस के लिए अगर किसी गुड्स को खरीद रहे हैं, तो ये सारे क्या हो गए आपके कैपिटल गुड्स हो गए। कैपिटल क्रिएशन के पर्पस से खरीदते हैं, दैट इज अ कैपिटल गुड्स, ठीक है बेटा। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि परचेज किए जाते हैं, जिनका यूज करा जाता है किसी और गुड्स को बनाने के लिए, यानी इनमें फर्दर प्रोसेसिंग होती है, और इन गुड्स को चेंज करके इनको फाइनल गुड्स बनाया जाता है। यानी ये जो गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरह से रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, तो आप सभी ने शुगर देखी होगी, है ना, आप सभी लोग मॉर्निंग में उठते होगे, चाय लेते होगे, दूध पीते होगे, तो शुगर उसमें मिलाते होगे। अब ये जो शुगर है बच्चा, वो क्या है, फाइनल गुड है ना, एक तरह से घर में जो आती है वो क्या हो गई, हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स हो गए, ओके। अब ये जो फाइनल गुड बना है, ये जो शुगर बनी है, वो किससे बनी है, किसका यूज करके बनी है, शुगर कैन का यूज करके बनी है ना, शुगर केन का यूज करके बनी है। तो ये शुगर केन क्या हो गया, शुगर केन में फर्दर प्रोसेसिंग हुई और शुगर केन का यूज होके ही क्या बनी है, फाइनल गुड्स बनाए, यानी शुगर बनी है। तो शुगर के लिए शुगर केन क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया, यानी रॉ मटेरियल हो गया। अच्छा, अगर हम किसी भी गुड्स को सेल कर देते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है, रीसेल विद इन 1 ईयर, रीसेल विद इन 1 ईयर, तो इस गुड को भी हम लोग क्या कहेंगे, रीसेल कर रहे हैं विद इन 1 ईयर, तो ये भी गुड क्या हो जाएगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड ही होगा। जैसे मान लो कि मैंने कोई मशीनरी खरीदी और 1 साल के अंदर अंदर ही मैंने उसको बेच दिया, तो उस कंडीशन में भी वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो गुड्स को खरीदते हैं, जैसे है ना, जो स्टॉक से वो खरीदते हैं और फिर 1 साल में उनको बेच देते हैं, तो इस केस में भी वो उनका क्या है, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा बेटा, है ना। इतना क्लियर हुआ सभी को, ओके। चलो फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, अब देखो 1 साल में ना बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, यानी भाई इकोनॉमी में हमारे कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल गुड्स भी होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या बताता है कि टोटल और फाइनल आउटपुट में से कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है ना, टोटल और फाइनल आउटपुट में से कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसको हम लोग क्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। क्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इसलिए ये ट्रू पिक्चर कभी भी नहीं बताता है कि एक इकोनॉमी में सच में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये नहीं बताता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्या हो जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। ये ट्रू पिक्चर को बताता है, ये एक्चुअल में बताता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर, ठीक है। डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। भाई फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, किससे हो रही है, नॉर्मल वियर और टीयर की वजह से हो रही है, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से होती है और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से होती है, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है कि फिक्स एसेट्स या कैपिटल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है नॉर्मल वियर और टीयर की वजह से, यानी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी गुड्स है, कोई भी मशीनरी अगर हम लोग कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं तो उसमें घिसावट होगी, तो नॉर्मल वियर और टीयर कहते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो क्या हो रही है, वो पुरानी हो रही है, आउटडेटेड हो रही है उसकी टेक्नोलॉजी, तो पैसेज ऑफ अ टाइम की वजह से एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस,
उसकी डिमांड जो है वो चेंजेस हो रही है, या फिर जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से उसकी डिमांड कम हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसकी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे। डेप्रिसिएशन के अनदर नेम आपको बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है, और सबसे फेमस जो आप सबसे ज्यादा पढ़ोगे वो है कंजप्शन ऑफ अ फिक्स कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में कि नेशनल इनकम क्या। अच्छा, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर बनता है बेटा, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे इसमें। नेशनल इनकम का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल कहता है कि जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक साल में एक कंट्री में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो गुड्स और सर्विसेज है वो प्रोड्यूस कौन करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा बेटा कौन, नॉर्मल रेसिडेंट, है ना। नॉर्मल रेसिडेंट जो भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी हो, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो किस में आएगा, नॉर्मल रेसिडेंट में आएगा। इसके साथ साथ नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, तो हम लोग थोड़ा डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम की भी डेफिनेशन सेम ही है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस इन अ अकाउंटिंग ईयर इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस in an accounting year within the domestic territory, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। आई थिंक सो कि हाइड हो गया होगा, हाँ। अच्छा, अब मैम यहाँ पे चाहे नॉर्मल रेसिडेंट करे प्रोडक्शन, चाहे आपका फॉरेनर प्रोडक्शन करे, अगर प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है ना, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ है, तो वो किसका पार्ट होगा, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, चाहे नॉर्मल रेसिडेंट करेगा या फिर फॉरेनर करेगा, चाहे कोई भी करे, प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, वो सारा डोमेस्टिक इनकम में आ जाएगा बेटा। एग्रीगेट्स हमें क्या बताते हैं नेशनल इनकम की, एग्रीगेट्स बताते हैं कि भाई जो अलग अलग, देखो एक ईयर में अलग अलग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जैसे वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, इन सब की मेजरमेंट यूनिट तो अलग अलग है, तो इन सब को क्या करेंगे, मॉनेटरी वैल्यू में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मॉनेटरी वैल्यू में ही नेशनल इनकम या फाइनल गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करना क्या हो जाता है, एग्रीगेट्स हो जाता है। एग्रीगेट्स में हम लोग ये चीजें कॉमनली पढ़ेंगे, पहला है ग्रॉस, सेकेंड वन है हमारा डोमेस्टिक, थर्ड है प्रोडक्ट, नेक्स्ट है मार्केट प्राइस। ग्रॉस के अगर हम देखें तो ग्रॉस के साथ साथ हम नेट को देखते हैं, है ना, ग्रॉस के जस्ट अपोजिट है नेट, डोमेस्टिक के जस्ट अपोजिट है नेशनल। प्रोडक्ट हमारे साथ, प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट ही आएगा, एंड मार्केट प्राइस के जस्ट अपोजिट है फैक्टर कॉस्ट। ओके, ग्रॉस की अगर हम बात करें तो ग्रॉस को अगर हमें नेट में चेंज करना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो हमें ध्यान से पढ़ना है, ग्रॉस की वैल्यू अगर हमें नेट में चेंज करनी है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, नेट की वैल्यू अगर ग्रॉस में चेंज करनी है, तो अगर हम लोग नेट की वैल्यू ग्रॉस में चेंज करना चाहते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। अगर डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है और नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज, डोमेस्टिक वैल्यू दी हुई है इनकम की, अगर उसको नेशनल में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, NFIA को ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया जाएगा। नेशनल को अगर डोमेस्टिक में चेंज करना है तो NFIA को लेस किया जाएगा, NFIA को लेस किया जाएगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ही आएगा। मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, NIT को लेस करेंगे, NIT को लेस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, NIT को लेस करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी NIT को ऐड करा जाएगा। ओके, अब NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, NIT यहाँ पे लिख देती हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस,
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है बेटा? बहुत सिंपल है, क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर, डायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर के एनआईटी आ जाता है। नेक्स्ट जो है आपका एनएफआईए समझ लेते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से क्या करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या करना है, माइनस करना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं आगे, एग्रीगेट्स कौन कौन से नेशनल इनकम, एग्रीगेट्स कौन कौन से, तो ये 8 एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के, है ना। जीडीपी, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस क्या बताता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सब की मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट बहुत सिंपली ये कैसे निकलेगा, सिंपल है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस से क्या करना है, हमें लेस करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग एनआईटी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस दिया हुआ है ना, हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस अगर हो तो सबसे पहले हमें ग्रॉस को नेट में चेंज करना है ना, ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है, देन मार्केट प्राइस को, मार्केट प्राइस ही है ना, फैक्टर कॉस्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन ही होगा। नेक्स्ट है एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, या फिर जिसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, है ना, कंफ्यूज मत होना, ये चीजें आती हैं। तो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस अगर हमें गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, पहले तो ग्रॉस को नेट में चेंज करना, दूसरा मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए क्या करा जाएगा, एनआईटी को लेस करा जाएगा स्टूडेंट। ओके, जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है, अगर हमारे पास जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस है, डोमेस्टिक को क्या करना है, हमें नेशनल में चेंज करना है, जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एनएफआईए को ऐड करना पड़ता है स्टूडेंट, एनएफआईए को ऐड कर लेते हैं, और हमें और कुछ चेंजेस करने नहीं है क्योंकि मार्केट प्राइस गिवन है। नेक्स्ट है, हमें क्या करना है, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालनी, अगर हमारे पास जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक को पहले नेशनल में चेंज करेंगे, यानी एनएफआईए को ऐड किया जाएगा, देन फैक्टर कॉस्ट जो है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए एनआईटी को लेस करा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस। एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में से, ठीक है, हम लोग जीडीपी का मेजरमेंट लेके चल रहे हैं, आप जो है आप बिना जीडीपी का मेजरमेंट यानी आगे की अगर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है आपसे इजीली तो आप उसको भी ले सकते हो। जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में पहले क्या करना है, ग्रॉस को नेट में चेंज करो, है ना, तो इसके लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा, के लिए तो डेप्रिसिएशन को पहले लेस करो, डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड कर लो, है ना, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना, एनएफआईए को ऐड कर लिया जाएगा, एनएफआईए को ऐड कर लो, उसके बाद में एनआईटी को क्या करा जाएगा, लेस करा जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ। अगर हमारे पास जीडीपी है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, एनएफआईए को ऐड करा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें तो एनआईटी लेस ही नहीं होगा, एक सेकेंड, है ना, ऊपर वाले में तो एनआईटी हमारा लेस ही नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि मार्केट प्राइस ही गिवन है हमें, ठीक है, और यहाँ पे एनआईटी हमारा लेस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा एनआईटी, एनआईटी हमारा लेस हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या है, हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, याद रखना, ये हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, है ना। चलिए अब हम लोग मेथड देख लेते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले मेथड्स कौन कौन से। तो जनरली 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड क्या बताता है, वैल्यू एडेड मेथड बताता है कि हर फर्म क्या करती है, जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है वो रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती ही करती है। जैसे सपोज दैट, जैसे मान लो कि मेरी एक फैक्ट्री है और मैं इस पेन का प्रोडक्शन कर रही हूँ, है ना। अच्छा, इस पेन के प्रोडक्शन के लिए मैंने रॉ मटेरियल जो है वो खरीदा है 5 रुपए का, ठीक है, मैंने इसमें प्रोसेस किया, ये पेन बनाया, ठीक है, ये पेन बना दिया, अब इस पेन को मैंने सेल किया 10 रुपए में, तो मैंने यहाँ पे रॉ
रॉ मटेरियल में प्रोसेस करके जब मैंने फाइनल गुड बनाया, पेन बनाया, तो मैंने कितनी वैल्यू ऐड करी है? कितनी वैल्यू ऐड करी है स्टूडेंट? मैंने 5 रुपए की वैल्यू ऐड करी है ना, 5 रुपीज की वैल्यू क्या करी है? ऐड करी है। इसी को क्या कहा जाता है? वैल्यू एडेड कहा। यानी हर एक फैक्ट्री, हर एक एंटरप्राइजेस क्या करती है? कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट्स में सर्टेन वैल्यू ऐड करती है, ठीक है, जो कि वो किसी और फॉर्म से गुड्स लेती है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती है। तो इसी को भाई वो जो वैल्यू ऐड करेंगे उसी को हम लोग वैल्यू एडेड कहेंगे। अब जो भी गुड्स, जैसे एक इंटरप्राइजेस ने करा है वैल्यू ऐड, ऐसे ही इकोनॉमी में सारी एंटरप्राइजेस अगर वैल्यू ऐड करेंगे तो उससे हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला क्या है वैल्यू एडेड का? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दो, आपका वैल्यू एडेड आ जाएगा। वैल्यू एडेड अगर सारे ही प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस के वैल्यू एडेड को ऐड कर दो तो आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा, मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है वो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस के इक्वल होता है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस के इक्वल होता है बच्चा। अब बारी आती है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे हम लोग? वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए ना दो मेथड्स हैं हमारे पास, है ना। देखो, अगर हमारा जितना भी हमने प्रोड्यूस किया है गुड्स, अगर वो पूरा का पूरा सेल हो जाए, जैसे मान लो कि हमने 10,000 पेन बनाए पूरे साल में और ये 10,000 पूरे के पूरे पेन सेल हो गए, तो इस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगी? सेल्स वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट दूसरा केस क्या है कि अब जरूरी तो है नहीं कि 10,000 पेन बनाए वो सारे के सारे सेल हो जाए। अब इसमें से मान लो कि 8,000 ही सेल हुए, बाकी 2,000 क्या हुए? अभी भी स्टॉक में, ये सेल हो गए और ये अभी भी स्टॉक में। तो इस केस में मैम वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा है, पहले तो सेल्स वैल्यू, जितने सेल हो गए उसकी सेल्स वैल्यू। दूसरा है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर आपको चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है तो आपको सेल्स के साथ जरूर ऐड करना है ना, हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। प्रिकॉशंस कौन कौन से ध्यान रखने हैं जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड का यूज करें? सबसे पहली बात तो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उनको इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में। अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम का मतलब है कि जब इन गुड्स को, जब फाइनल गुड्स जो बनते हैं, जैसे ये पेन बना था ना जो हमने 10 रुपए में सेल किया था, 10 रुपीज में सेल किया था, इस 10 रुपए में जो 5 रुपए का जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा था ना उसकी वैल्यू ऐड है ना, इसकी वैल्यू ऐड है। तो अलग से, है ना, पहली बात तो 5 रुपए जो है इस 10 रुपए की सेल में ऐड है उसकी वैल्यू। अगर अलग से एक्स्ट्रा से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड करेंगे तो मतलब एक ही गुड्स की वैल्यू दो बार क्या हो गई? काउंट हो गई। तो इससे हमें फॉल्स रिजल्ट मिलता है बेटा। तो इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज करा जाता है ना, सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज और सेल करते हैं तो इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स को अगर परचेज और सेल कर रहे हैं तो इससे कोई वैल्यू एडेड नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई बाइक पहले 2020 में क्या खरीदी थी? 5 लाख में खरीदी थी, 5 लाख में खरीदी, अब मैं उसको बेच रही हूँ 2023 में, मैं उसको सेल कर रही हूँ 2 लाख में, है ना, सेल हो रही है वो। तो मैंने इसमें कोई वैल्यू एडेड नहीं करा, मैंने कुछ अलग से इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है ना, तो मैंने किसी भी तरह की कोई वैल्यू ऐड नहीं करी। तो ये करंट फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ कंजप्शन की जो सर्विसेज है, डोमेस्टिक सर्विसेज है, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। जैसे सपोज दैट जो हाउस वाइफ होती है ना, वो घर के लिए साफ सफाई करती है ना, घर की साफ सफाई करती है, खाना बनाती है, गार्डनिंग वगैरह करती है, तो उनकी जो ये सर्विसेज है हम लोग उनको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। जब हम लोग किसी को मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते तो हम लोग उसको नेशनल इनकम में नहीं लेंगे, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, है ना। या फिर आप अपने लिए कुछ काम कर रहे हो, खुद से कुछ काम कर रहे हो, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए ही कर रहे हो सर्विसेज, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हुआ। बट अगर आपने डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए किसी को रखा है, जैसे मान लो कि आपने घर के काम काज के लिए किसी मेड को रखा है ना, या फिर कोई गार्डनर को रखा है ना, जो क्या करता है, गार्डनिंग का काम करता है, कोई माली वगैरह, कोई ड्राइवर को रखा है कार चलाने के लिए, वो पे कर रहे हो आप, उनको मॉनेटरी टर्म में आप मेजर कर सकते हो, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा स्टूडेंट, ठीक है। सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज, कोई गुड्स लिया है आपने, तो वो भी इंक्लूड होगा। जैसे मान लो कि कोई कार है हमने, है ना, कोई कार है, वो उस कार की वैल्यू 5 लाख है ना, 5 लाख रुपीज उस कार की वैल्यू। हमने कोई कार, हमने खरीदी है ये कार, पर हमने कोई पैसा नहीं दिया, है ना, हमें किसी ने गिफ्ट कर दी, सपोज दैट हमारे पेरेंट्स ने या किसी रिलेटिव ने हमें की कार गिफ्ट कर दी, हमने कोई पैसा नहीं दिया। बट
सेल्फ कंजप्शन में यूज आ रहा है इस गुड्स का, है ना। नेशनल इनकम कह रहा है भाई मॉनेटरी वैल्यू में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मॉनेटरी वैल्यू में इस कार का कैलकुलेशन हो सकता है तो हम तो इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, चाहे आपने पे किया हो चाहे नहीं किया हो। तो सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर किसी प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, परचेज कर रहे हो, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम। ऐसे ही ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस का मतलब है कि मेरा खुद का घर है ना, मैं कोई रेंट तो दूंगी नहीं। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने खुद के घर में रहते होंगे, आप अपने घर का रेंट तो देते नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स आपके घर का रेंट तो देते नहीं होंगे। तो इस केस में क्या कहता है नेशनल इनकम कि ठीक है आपका घर है, आप रेंट नहीं देते हो, बट अगर आपका घर नहीं होता तो इसी घर में रहने के लिए आपको रेंट देना पड़ता है ना। इसी सेम प्रॉपर्टी में रहने के लिए मे भी आपको 10,000 15,000 रुपए पर मंथ देने पड़ते। तो इसकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू हो, भले आप नहीं दे रहे हो, पर इम्प्यूटेड वैल्यू यानी इमेजिनरी वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम काउंट करता है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंट करती है। और ओनर ऑक्यूपाइड हाउस का जो रेंट कितना बनता है इसकी इम्प्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम में लेता है। इसके अलावा चेंज इन स्टॉक यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होता है नेशनल इनकम। चलिए इनकम मेथड के बारे में बात करते हैं। इनकम मेथड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने अभी अभी पढ़े थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या देते हैं? अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज देते हैं। बदले में इनको जो इनकम होती है, यानी लैंड के बदले में इनको रेंट मिलता है, लेबर के बदले में इनको वेजेस मिलता है, ठीक है, कैपिटल के बदले में अगर इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अगर कुछ मिल रहा है इनको एज अ रिवॉर्ड, है ना, ये रिवॉर्ड इनका रेम्यूनरेशन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टर पेमेंट कहेंगे, फैक्टर पेमेंट कहेंगे, या फिर इसकी इनकम कहेंगे, है ना। तो मेथड में इनकी इनकम है ना, लैंड की इनकम है रेंट, लेबर की इनकम है वेजेस, ठीक है। अगर हम सब इस फैक्टर इनकम को ऐड कर ले, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगी। जब हम इनकी फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, और एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट से हम लोग इजीली नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब देखो किस तरह से कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि किसमें प्रोडक्शन हो रहा है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर किसमें प्रोडक्शन हो रहा है। देन हम देखेंगे कि ईच सेक्टर वाइज फैक्टर इनकम जो है वो कितना एस्टिमेट हुई है। यानी सबसे पहले देखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, कंपनसेशन यानी वेजेस और सैलरी कितनी मिली है। अच्छा, इसको भी हम लोग 3 वेज में देखेंगे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वेजेस और सैलरी अगर पे कर रहा है कैश में, वेजेस एंड सैलरी किस में पे कर रहा है? कैश में, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। या फिर काइंड में कर रहा है, वेजेस एंड सैलरी काइंड में कर रहा है। वेजेस एंड सैलरी काइंड में करने का मतलब है कि उसको रहने के लिए कोई घर दे दिया, है ना, पैसा पे नहीं कर रहा है, रहने के लिए कोई घर दे दिया, या फिर मेडिकल जो है ट्रीटमेंट के लिए फ्री मेडिकल जो है वो दे दिया, इंश्योरेंस वगैरह दे दिया, या फिर उसके आने जाने के लिए कोई कार की फैसिलिटी दे दी जिसके लिए एक एम्प्लॉय को पे नहीं करना है, इस तरह की कोई फैसिलिटी दे दी, तो वेजेस और सैलरी किस में दे रहा है? काइंड में। या फिर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉय। सोशल सिक्योरिटी में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा। रेंट और रॉयल्टी, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक है, अगर हम लोग किसी और पर्सन को यूज करने के लिए दें, बदले में हमें जो रिसीव होगा उसको हम लोग रेंट और रॉयल्टी कहेंगे। यानी अपने जो किसी भी प्रॉपर्टी के राइट्स है अगर हम किसी को यूज करने के लिए देंगे तो बदले में रेंट और रॉयल्टी। इंटरेस्ट, अगर हमारे पास जो मनी है अगर हम लोग किसी और को पर्सन को देते हैं तो बदले में क्या आएगा? हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। बट ये जो लोन की अमाउंट है उसका यूज होना चाहिए प्रोडक्टिव वर्क के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, प्रोडक्टिव वर्क के लिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट, ठीक है। अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। प्रॉफिट के 3 मोटिव होते हैं। प्रॉफिट क्यों बनाया जाता है? अगर हम देखें तो प्रॉफिट जो है वो 3 मोटिव के लिए करा जाता है। पहला है डिविडेंड, डिविडेंड। दूसरा है बच्चा, पहला डिविडेंड हो गया।
दूसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग जिसको कहते हैं। एंड थर्ड है कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, जो कंपनी अपने पे टैक्स लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। मिक्स्ड इनकम है, कोई भी एक पर्सन है, अगर वो क्या कर रहा है, एज अ एम्प्लॉय भी, एज अ लेबर भी काम कर रहा है, एज अ लैंड भी वर्क कर रहा है, एज अ कैपिटल भी वर्क कर रहा है ना, और एज अ एंटरप्रेन्योर भी वर्क कर रहा है, तो उसको जो इनकम रिसीव होगी उसको मिक्स्ड इनकम कहते हैं। जैसे एक फार्मर है ना, एक फार्मर है, एक किसान है, वो क्या करता है, सीड्स लगाता है, क्रॉप का प्रोडक्शन करता है ना, अपनी ही लैंड पे अगर वो सीड्स लगा रहा है, यानी अपनी लैंड का यूज कर रहा है, खुद एज अ लेबर वर्क कर रहा है उस पे, कब कितना सीड्स डालना है, फर्टिलाइजर्स डालने हैं, एरिगेशन फैसिलिटी क्या है, कब कितना पानी देना है, कब क्रॉप को कट करना है, ये सारे डिसीजन वही ले रहा है, यानी वो एंटरप्रेन्योर भी है ना, और अपना पैसा क्या कर रहा है, अपनी जो है क्रॉप पे लगा रहा है, तो एज अ वो क्या कर रहा है, चारों ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रहा है, तो उसको जो इनकम रिसीव होगी उसको मिक्स्ड इनकम कहेंगे। जब इन पांचों इनकम को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, और एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट से नेशनल इनकम हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब प्रिकॉशंस कौन कौन से फॉलो करने हैं स्टूडेंट, देखो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट ना सिंपल सा है, ये क्या कहता है कि अगर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसी को हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, अगर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो हम लोग नेशनल इनकम में ऐड ही नहीं करेंगे। तो देखो, अगर ट्रांसफर इनकम हुई है, ट्रांसफर इनकम का मतलब है कि बिना गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन किए हुए भी इनकम रिसीव हो रही है, लाइक स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स जो स्कूल और कॉलेज के होते हैं वो कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करते, फिर भी इनको स्कॉलरशिप रिसीव हो रही है, डोनेशन रिसीव हो गया, चैरिटी रिसीव हो गई, ओल्ड एज पेंशन रिसीव हो गई, इनमें से अगर कुछ भी रिसीव हो रहा है तो वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, अगर सेकंड हैंड गुड्स का परचेज और सेल हो रहा है, सेल से इनकम आ रही है, तो इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये करंट फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज में कुछ भी एड ऑन नहीं कर रहे। बट ध्यान रखना, अगर कोई ब्रोकरेज और अगर कोई कमीशन देना पड़ रहा है, यानी हमने सेल करने के लिए किसी ब्रोकर और किसी भी एजेंट को रखा है, तो इसके लिए स्टूडेंट क्या होगा, उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, उसको कमीशन देनी पड़ेगी, तो इस केस में वो जो ब्रोकरेज और कमीशन है वो ऐड हो जाएगा नेशनल इनकम में। ठीक है, अगर कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, अगर ये है, अगर इनको सेल करने से जो इनकम रिसीव हो रही है उसको हम लोग इंक्लूड कहीं नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है स्टूडेंट, ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन का मतलब है अचानक से इनकम हो गई, जैसे लॉटरी लग गई हमारी, हॉर्स रेस हम लोग जीत गए, ड्रीम 11 में हमारी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है ना, हम लोग पैसा जीत गए, तो ये विंडफॉल गेन है, हमने कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया नहीं है, फिर भी क्या हुआ, हमें इनकम जनरेट हुई है, तो इसको भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई ओनर है, उसने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज दी है, बदले में उसने पैसा नहीं लिया, जैसे सपोज दैट मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर दिया उसमें, है ना, जिसके लिए कोई और पर्सन आ सकता था, मुझे पे करना पड़ता है ना, मैंने कोई प्रोडक्टिव सर्विस दे दी ऑर्गेनाइजेशन में और मैंने कोई इनकम रिसीव नहीं की, मैंने पैसा नहीं लिया, बट नेशनल इनकम कहता है कि आपने काम करा है, तो हम लोग आपको मान के चलेंगे कि आपको इनकम हुई है ना, इम्प्यूटेड इनकम, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, पास सेविंग जो होती है इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है कि इकोनॉमी के 4 सेक्टर है, हाउस होल्ड, पहला है हाउस होल्ड, है फर्म, थर्ड है गवर्नमेंट, एंड नेक्स्ट है बच्चा हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं, इन चारों को फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जरूरत होती है। अब ये जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, तो इकोनॉमी के ये चारों सेक्टर है, ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज खरीदने के जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अगर ये सारे एक्सपेंडिचर को एड ऑन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट। ठीक है, तो सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो, सारे फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। ओके, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस का अनदर अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड का अनदर नेम क्या है, इनकम डिस्पोजेबल मेथड है। कंपोनेंट्स क्या क्या है, फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इकोनॉमी के जो चारों सेक्टर है वो किस तरह से एक्सपेंडिचर, पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
अगर हाउस होल्ड सेक्टर कुछ भी एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, अगर आप लोग कुछ भी खरीद रहे हो, है ना, या फिर जो एनजीओज वगैरह है ना, जो क्या करती है हाउस होल्ड के लिए ही काम करती है, अगर ये कुछ भी एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो किस में आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा बेटा, है ना। गवर्नमेंट भी क्या करती है, बहुत सारा अपना जो सिक्योरिटी है उसको संभालती है। अगर गवर्नमेंट भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज को के प्रोडक्शन में कुछ एक्सपेंडिचर कर रही है या खरीदने में एक्सपेंडिचर करती है तो वो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। अगर फॉर्म है या फिर प्रोडक्शन यूनिट है, अगर वो क्या करती है एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों से मिलकर बना है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो बताता है कि इकोनॉमी में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल। सेकंड वन है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहेंगे चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, यस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, है ना। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है, अब स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखना है कि भाई कौन से सेक्टर में एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड में, गवर्नमेंट में, प्रोडक्शन में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब इनमें जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेक्स्ट एक्सपोर्ट, सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो आपके पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में एनएफआईए को ऐड कर देंगे। प्रिकॉशंस कौन कौन से एक्सपेंडिचर मेथड के, प्रिकॉशंस कौन कौन से बेटा, सिंपल से हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रांसफर पेमेंट को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सेकेंड हैंड गुड्स को अगर परचेज किया है इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है जब ये पहली बार सेल हुए होंगे। अब हमने कोई वैल्यू एडेड तो करी नहीं है ना, तो इनकी वैल्यू ऐड नहीं होगी क्योंकि ये करंट फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज कुछ भी प्रोडक्शन नहीं दे रहे। फाइनेंशियल एसेट्स जो है जैसे शेयर्स है, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, इनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन है, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन है, अगर इसके लिए अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर कुछ प्रोडक्शन करा है जैसे कार वगैरह खरीदे तो अगर एक्सपेंडिचर करना है उसको नेशनल इनकम में ऐड करा जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे मेथड। अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें देख लेते हैं। जीडीपी हमें दो वे में हमें पढ़ने को मिली थी। एक तो नॉमिनल जीडीपी होती है स्टूडेंट, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को हम लोग करंट ईयर की जीडीपी भी कहते हैं, करंट प्राइस की जीडीपी, करंट ईयर की जीडीपी, करंट प्राइस जीडीपी, करंट प्राइस जीडीपी। इसमें क्या होता है, करंट ईयर की जो क्वांटिटी है, जितनी क्वांटिटी के में प्रोडक्शन हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो करंट ईयर की प्राइस के साथ, आपका नॉमिनल जीडीपी आएगा, ठीक है। करंट ईयर की जो क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई, सपोज दैट 2020 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसी ईयर में उनकी प्राइस क्या थी उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका नॉमिनल जीडीपी या करंट प्राइस की जीडीपी। नेक्स्ट है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी या फिर जिसको हम लोग बेस ईयर की प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर जीडीपी, बेस ईयर प्राइस जीडीपी, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे मान लो कि 2020 में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ तो क्वांटिटी हम लोग गुड्स और सर्विसेज की वो लेंगे, बट प्राइस जो है हम लोग बेस ईयर की लेंगे। बेस ईयर की क्वांटिटी लोग ले ली हमने 2020 की, पर बेस ईयर है हमारा 2011 और 12, तो हम लोग प्राइस क्या लेंगे, इसका लेंगे, प्राइस क्या लेंगे, इसका लेंगे, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल, इसको निकाला कैसे जाता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखो, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। 100 जो है ये बेस ईयर का इंडेक्स है ना, और ये जो प्राइस इंडेक्स है ये करंट ईयर का इंडेक्स है। एक बार सही से इसको लिख देती हूँ, है ना, ये हमारे प्राइस जो है, प्राइस इंडेक्स जो है हमारे करंट ईयर का है, प्राइस इंडेक्स जो है हमारे करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जीडीपी डेफ्लेटर, जीडीपी डेफ्लेटर क्या बताता है कि इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है बच्चा, ये जीडीपी डेफ्लेटर बताता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी,
है ना, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका जीडीपी डेफलेटर आ जाता है। जनरली ये कहा जाता है कि अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जीडीपी बढ़ता है बट वेलफेयर नहीं बढ़ता है बच्चा। अब ये केसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, पहला है, यहाँ पे लिख देती हूँ पहले जीडीपी और वेलफेयर के बारे में, जीडीपी एंड वेलफेयर, है ना, जीडीपी और वेलफेयर। तो देखो पहला केस क्या है कि अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म वे में नहीं हुआ है, यानी कि जीडीपी तो बढ़ रही है बट जीडीपी से जो इनकम बढ़नी चाहिए वो कुछ ही लोगों की बढ़ रही है, ओवरऑल इकोनॉमी की नहीं बढ़ रही है ना, सभी लोगों की नहीं बढ़ रही है, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है इनकम का। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो ओवरऑल वेलफेयर भी नहीं हुआ, है ना, जो है अनइक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हुए हैं, जैसे बार्टर सिस्टम, अभी भी रूरल एरिया में अगर हम देखें तो बार्टर सिस्टम चलता है। जो हाउस होल्ड जो वुमेन्स होती है वो सर्विसेज का प्रोडक्शन तो करती है पर उनको मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं किया जाता है ना। तो इस केस में मैम हमारा जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है वो किसमें, यहाँ पे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। जब जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा तो जीडीपी ग्रोथ नहीं बताएगा, और जीडीपी की ग्रोथ नहीं बताता है तो वेलफेयर में भी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक्सटर्नलिटीज के बारे में, इसमें से छोटे छोटे से एग्जांपल्स के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एक्सटर्नलिटीज क्या है, इकोनॉमी के जो एजेंट होते हैं, लाइक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है ना, अगर वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे थर्ड पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो रही है, यानी थर्ड पार्टी को हार्म हो रहा है या थर्ड पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, वो किस में आएगा, एक्सटर्नलिटीज में आएगा। ये दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव स्टूडेंट, ठीक है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, देखो इसको विद एग्जांपल समझते हैं हम लोग। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक पार्क बनाया, है ना, अब पार्क में लोग घूमने जाते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तो ये हो गई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, कोई फैक्ट्री है उसमें से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन आ रहा है, आसपास के लोग बहुत ज्यादा बीमार हो गए, ये हो गया नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इन दोनों को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। अब इन दोनों को जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता तो जीडीपी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन शो करती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जीडीपी और वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। आई होप सो कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना। इसके अलावा अगर बच्चा आप चाहते हो हमारे यहाँ पे ज्वाइन करना, मतलब अडा 247 से सीयूईटी की पूरी प्रिपरेशन करना, तो आप सभी के लिए प्रतिज्ञा बैच इज द बेस्ट बैच है। और प्रतिज्ञा बैच में इनरोल होने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चाहिए तो आप Y490 का यूज कर सकते हो बच्चा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इनरोल होना है तो आप किस तरह से इनरोल होगे, आपको मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है अड्डा 247 पे। अड्डा 247 पे आपको क्या करना है, सर्च करना है ना, गूगल पे सर्च करना है अड्डा 247। यहाँ पे जाके आपको जाना है यूजी में, यूजी में जाके आप जाओगे सीयूईटी में, कॉमर्स से हो तो कॉमर्स में, साइंस अगर आप आर्ट्स से हो तो आर्ट्स में जाना है ना। ओके, अगर आप कॉमर्स से हो तो आपके लिए कौन कौन से बैचेस अवेलेबल है ना, कौन कौन से बैचेस अवेलेबल है। अभी सबसे बेस्ट जो बैच है बच्चा वो प्रतिज्ञा 2.0 ही है। अभी उसकी क्लासेस स्टार्ट हुई है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है ना। इस बैच में आपको क्या मिलेंगे, आपको 2 to 5 आवर्स की 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, 218 टेस्ट सीरीज मिलेगी, 72 ई बुक्स मिलेगी। इसके अलावा 130 फुल लेंथ के आपको टेस्ट मिलेंगे, 60 सिलेक्शन टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, आपको ई बुक्स मिलेगी। इसके अलावा लाइव के अलावा आपको 24/7 आपको क्या मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी। अब ये जो बैच है ना, ये कोई छोटा मोटा बैच नहीं है बेटा, है ना। तो जो पढ़ाने वाले हैं इसमें जितने भी टीचर्स हैं ना, ये इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं जो आपको सीयूईटी एग्जाम क्रैक करवाने के लिए यहाँ पे आए। तो अगर आप जाओगे इस बैच को खरीदने के लिए तो आपको क्या करना है, आपको कोड यूज करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है Y490, है ना। अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो ये बैच आपको 70% के ऑफ के साथ 2987 में मिल रहा है बेटा, 2987 में मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से इनरोल हो जाए हमारे प्रतिज्ञा 2.0 के बैच में।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टू यू, बाय बच्चा बाय।